गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में मैकियावली और उनकी विचारधारा के बारे में बताऊंगी। मैकियावली एक ऐसे विचारक रहे हैं और उन्हें इटली के चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारतीय राजनीतिक विचारकों में चाणक्य को जाना जाता है या चाणक्य को स्थान प्राप्त है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावली को प्राप्त है। इनका जन्म इटली के अग्रणी नगर है फ्लोरेंस, वहाँ पर हुआ था 1469 में। और ये जब जन्मे थे उसी समय पुनर्जागरण आंदोलन इटली में जोर पकड़ रखा था और फ्लोरेंस जहाँ इनका जन्म हुआ था वो पुनर्जागरण आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वैसे तो मैकियावली ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, ग्रंथ लिखे, लेख भी लिखे, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण रचना बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, वो है द प्रिंस। प्रिंस में उन्होंने एक राजा को किस तरह की नीति अपनानी चाहिए इसके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक लिखा। हालांकि इसके अलावा उन्होंने युद्ध की कला, फ्लोरेंस का इतिहास और भी बहुत सारी 10 पुस्तकों की व्याख्याएं भी इन्होंने की और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन मैकियावली के जो मुख्य विचार हैं वो शासक के इर्द गिर्द हैं कि शासक को किस तरह का व्यवहार और नीति अपनानी चाहिए जिससे एक राज्य का विकास हो सके। और वो इतने देशभक्त थे कि उन्होंने ये कहा, राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही की जाएगी। तो इस तरह से मैकियावली एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने येन केन प्रकारेण अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने की बात कही, क्योंकि इटली बहुत सारे भागों में विभक्त था और उन पर किसी न किसी भाग पर कोई ना कोई देश आक्रमण कर देता था। इससे मैकियावली बड़े दुखी थे और वो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो जाए। और इटली के एकीकरण की बात को लेकर उन्होंने अपनी विचारधारा भी लिखी और ये कहा कि यदि इटली का एकीकरण हो जाता है तो दूसरे देशों की गिद्ध दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी और इसी के साथ इटली भी एक सुदृढ़ राज्य हो जाएगा। तो उन्होंने जितने भी विचार अपने लिखे या जितने विचार दिए द प्रिंस में, उसके आधार पर मैकियावली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। डनिंग ने एक परिभाषा दी थी कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मैकियावली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? क्योंकि साधारणतः तो हम देखें प्रत्येक दार्शनिक हो या राजनीतिज्ञ हो, उनके दर्शन और नीतियों पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, परंतु मैकियावली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। मैकियावली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण इन्हें पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। ये अपने युग से जितना प्रभावित हुआ था उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार भी भिन्न होते। और यह भी सच है कि यदि मैकियावली इटली में 15वीं शताब्दी में पैदा न होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं होता जो उसे आज प्राप्त है। तो मैकियावली अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में न केवल देखा वरन उन बुराइयों को अनुभव भी किया और उनके समाधान भी प्रस्तुत किए अपनी रचना में। प्रमुख रचना जैसे मैंने बताया कि प्रिंस उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा डिस्कोर्सेज भी उनकी मुख्य रचनाओं में से मानी जाती है।
जिन आधारों पर उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है, उसमें मुख्य आधारों की हम चर्चा करेंगे। पहला आधार कहा जा सकता है कि शक्तिशाली राज्यों की या राजतंत्रों की स्थापना। 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतया समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति एवं पोप ने कौंसिल आंदोलन की प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का अंत कर दिया था। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी। ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्ध भी हो रहे थे। तो वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था और मैकियावेली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण भी मिलता है। मैकियावेली ने इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित भी कर सके। तो उन्होंने अपनी रचना प्रिंस और डिस्कोर्सेज में अपने इन विचारों की अभिव्यक्ति भी की। दूसरी बात, राष्ट्रीयता की भावना। इस समय इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी और वे अपने आप को दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से पृथक समझने लगे थे। इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बंटा हुआ था। दक्षिण में नेपल्स का राज्य था, मध्य इटली में रोमन चर्च प्रदेश, मिलान की डची, वेनिस और फ्लोरेंस के गणराज्य थे। ये राज्य परस्पर युद्ध लड़ते रहते थे। पोप उनके संघर्ष से लाभ उठाने का प्रयत्न करते और कभी फ्रांस और कभी स्पेन को इटालियन राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। इस प्रकार इटली में फूट, गृह युद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। तो मैकियावेली एक उच्च देशभक्त था, जैसा कि मैंने बताया, और इस संबंध में उसे फ्रांस का प्रत्यक्ष अनुभव भी था। वह फ्रांस की भांति शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण भी करना चाहता था। फिर तीसरे रूप में हम लेंगे पुनर्जागरण, क्योंकि जब मैकियावेली का जन्म हुआ तो ज्ञान और बुद्धि के पुनरोदय के काल में ही हुआ था और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था। तो जैसा मैंने बताया था, जब मैकियावेली का जन्म हुआ था उस समय मध्य युग का या मैकियावेली के विचारों तक मध्य युग का पटाक्षेप माना जाता है और इस तरह से धर्म, नैतिकता, चर्च, बाइबिलवाद के प्रभाव को समाप्त भी किया जा रहा था और पोप की सत्ता कमज़ोर हो रही थी और पोप की असलियत को मैकियावेली ने भी पहचाना और अपने विचारों में उन्होंने इसे दर्शाया भी, उसे लिखा भी और अपने रचनाओं में इनका वर्णन भी किया, इनका विरोध भी किया। फिर है धर्म और नैतिकता। 15वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था। पोप के विलासमय जीवन एवं कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा समाप्त कर दी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो पोप अलेक्जेंडर षष्ठ का उदाहरण देते हुए मैकियावेली ने लिखा था कि उसने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया है। उसी स्थिति में सेवानोराला जैसे संत ने चर्च के सुधार की मांग की तथा नैतिक बल से आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन का प्रयत्न किया। उसकी शिक्षाओं का लोगों पर प्रभाव भी पड़ा, किंतु जब फ्रांस ने फ्लोरेंस पर अधिकार कर लिया तो पोप को प्रसन्न करने के लिए सेवानोरोला को बंदी बना लिया तथा उसे जीवित जला दिया गया। राजाओं ने नैतिक आदर्शों को तिलांजलि दे दी थी और साधारण नागरिक भी नैतिकता के नियमों के अनुसार आचरण नहीं करते थे। मैकियावेली पर अपने समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने बताया, वो अपने युग का शिशु इसीलिए कहा
जाता है उन्हें कि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार ही उन्होंने एक नरेश को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं की जानी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर रहना चाहिए। मैकियावली ने नरेश को छल बल से राज्य तथा अपने शासक की रक्षा करने की खुलकर सलाह दी। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावली की यह विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रीय राज्य फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे थे। तो मैकियावली भी इटली को पोप के प्रभाव तथा नैतिक बंधनों से मुक्त करवाना चाहता था और एक ऐसे राज्य के रूप में देखना चाहता था जिस पर पोप का प्रभाव नहीं हो, धर्म का प्रभाव नहीं हो, एक सुदृढ़ राज्य हो और एक सुदृढ़ शासक हो। और ऐसा शासक जिसके बारे में उन्होंने कहा कि राज्य को येन केन प्रकारेण वो शक्तिशाली बनाए, उसके लिए साधनों के बारे में ना सोचे, लक्ष्य उसका एक ही होना चाहिए और वो लक्ष्य है इटली को शक्तिशाली बनाना, इटली का एकीकरण करना। क्योंकि आसपास जैसा कि मैंने बताया उन्होंने देखा कि फ्रांस है, इंग्लैंड और स्पेन है, वहाँ पर धर्म और नैतिकता से परे एक सुदृढ़ शासकों की स्थापना थी, राजतंत्र की स्थापना थी। तो उनकी भी यह इच्छा हुई कि क्यों न इटली भी एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे और उस पर दूसरे देशों की कोई भी किसी भी तरह की बुरी दृष्टि ना पड़े, कोई उन पर आक्रमण भी ना करे। और इटली जो विभिन्न भागों में विभक्त था, वो आपस में लड़ते रहते थे, छोटे छोटे राज्य। तो मैकियावली चाहते थे कि उनकी आपसी लड़ाई समाप्त हो जाए और वो एक हो जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े देशभक्त रहे हैं। तो मैकियावली अपने समय में चर्च को जिस भ्रष्ट रूप में उन्होंने देखा था उसके अनुरूप ही उन्होंने लिखा भी, और उन्होंने बड़ी सटीक बात लिखी। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने ये कहा कि हम इटालियन रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए हैं। चर्च के हम एक और बात के लिए ऋणी हैं और यही बात हमारे लिए विध्वंस का कारण भी है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित रखा है और वह अब भी ऐसा कर रहा है। तो मैकियावली की इस परिभाषा में उनकी पीड़ा झलक रही है और वो इटली को पोप के आचरण से मुक्त करवाना चाहते थे, जिन्होंने भोले भाले लोगों का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। फिर मानव स्वभाव के बारे में भी उनके विचार। तो मैकियावली ने उस समय अपने आसपास देखा कि किस तरह से व्यक्ति एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, पाप पुण्य का कोई उनमें अंतर दिखाई नहीं देता और नैतिकता का पतन हो रहा है। तो ये सब परिस्थितियां देखते हुए ही मैकियावली ने अपने समय में विशेषतः इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा था। शासक और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित तथा स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी और उसने यह विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण हैं और न वह नैतिक प्राणी है, वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डनिंग ने जो परिभाषा दी कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था, एकदम उचित लगती है हमें। और जोन्स ने भी कहा था कि मैकियावली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैकियावली पर तत्कालीन परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा उतना शायद ही किसी विचारक पर पड़ा होगा। धन्यवाद।